आकर सोती, काश मैं भी लड़का होती। छल्ली बनकर दौड़ती उड़ती, सारी रात दोस्तों के साथ फिरती, काश मैं भी लड़का होती। हमारे देश को आजाद हुए पूरे 78 वर्ष हो चुके हैं और हमने 78वां स्वतंत्रता दिवस भी मना लिया है। लेकिन एक महिला, एक औरत, एक लड़की होने के नाते क्या एक महिला, एक लड़की को स्वतंत्रता मिल चुकी है? ये आप तय कीजिए। आज की ये सच्ची घटना अभी पूरे देश में हड़कंप मचाए हुए है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 8 और 9 अगस्त के दरमियान रात करीब 3 बजे आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी की इस घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। नाइट शिफ्ट में काम कर रही डॉक्टर के साथ हुई इस हैवानियत ने एक बार फिर से दिल्ली के निर्भया कांड की याद दिला दी है। हालांकि पुलिस ने एक आरोपी को अरेस्ट करके खुलासा किया है कि हमने इस केस को सॉल्व कर लिया है। लेकिन क्या आपको लगता है क्या एक अकेला व्यक्ति उस बच्ची के साथ ऐसी खौफनाक दरिंदगी कर सकता था, या फिर इसमें किसी और व्यक्ति का भी हाथ हो सकता है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को पुलिस और पकड़े गए आरोपी के बारे में बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से बताने जा रही हूँ। साथ ही आपके सामने कुछ ऐसे तथ्य भी रखूंगी जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि क्या इस घटना में एक से ज्यादा लोग शामिल रहे होंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। मेहनत और लगन के बाद कुछ लड़के और लड़कियां नीट का एग्जाम क्वालिफाई करके इस आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के तौर पर डॉक्टर की ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं। और इसी कॉलेज में एक ऐसी लड़की थी जिसने बड़ी मेहनत से पढ़ाई की थी, क्योंकि उसके माता पिता का सपना था कि उनकी इकलौती बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बने। और बेटी का सपना ये था कि अपने माँ बाप के सपने को पूरा करूं और उनको इस गरीबी के दलदल से बाहर निकालूं, क्योंकि उस लड़की के गरीब पिता कोलकाता से दूर नॉर्थ 24 प्रगना में रहा करते थे और उनके परिवार में केवल 3 ही लोग थे। एक तो जूनियर डॉक्टर लड़की, उसकी माँ और उसके पिता। उसके पिता अपना घर चलाने के लिए और अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म बेचा करते थे और उन्हें स्कूल यूनिफॉर्म को बेचकर वो अपना घर चलाते और अपनी बेटी को पढ़ा रहे थे। उनकी बेटी ने भी धीरे धीरे MBBS की पढ़ाई पूरी कर ली थी। MBBS करने के बाद वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में PG की सेकेंड ईयर स्टूडेंट थी। अब उसके सामने उसका खूबसूरत कैरियर था, यानी उसके माँ बाप बचपन से जो सपना देख रहे थे उसे अब वो पूरा करने वाली थी। उनकी बेटी डॉक्टर बनने वाली थी और उनके घर पर हालात अब बदलने वाले थे। लेकिन अचानक 9 अगस्त की सुबह को उनके सारे सपने टूटकर बिखर गए। जिस बेटी से उन्होंने 8 अगस्त की रात को फोन पर बात की, उसी बेटी की मौत की खबर सुबह उनके परिवार को मिली। माँ बाप रात को बेटी से बात करके तसल्ली से सो गए थे, लेकिन उनकी अगली सुबह इतनी भयानक होगी ये उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दरअसल ट्रेनी डॉक्टर मौमिता देवनाथ आरजीकर मेडिकल कॉलेज में नाइट ड्यूटी कर रही थी। वो पिछले कई दिनों से नाइट शिफ्ट कर रही थी। उसकी ड्यूटी करीब 10 बजे के आसपास शुरू हो जाती थी और जब सुबह की उसकी शिफ्ट खत्म हो जाती तो मौमिता हॉस्पिटल से सीधे अपने घर को चली जाती थी, क्योंकि ये हॉस्पिटल लाल बाजार इलाके में था। इसलिए 8 अगस्त 2024 को भी हर रोज की तरह वो अपने घर से हॉस्पिटल जाने के लिए निकली। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जो पेशेंट उसके अंडर में थे उसने उन मरीजों को देखा, यानी कि उन्हें अटेंड किया और इस काम में उसे रात के करीब 2 बज गए थे। उस समय हॉस्पिटल में मरीजों और उसके साथ आने वाले लोगों की भीड़ थोड़ी कम हो गई थी और हॉस्पिटल में सन्नाटा छाने लगा, क्योंकि उस समय मरीज भी कम होने लगे थे। इसलिए ट्रेनी डॉक्टर मौमिता को भी थोड़ा फुर्सत का समय मिला तो उस जूनियर डॉक्टर ने अपने 4 और जूनियर डॉक्टरों के साथ बैठकर हॉस्पिटल की कैंटीन में रात का खाना खाया। उस समय रात के करीब 2 बज रहे थे। खाना खाने के बाद अक्सर इमरजेंसी वार्ड की ड्यूटी में जब सारे डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ थक जाते हैं तो वो हॉस्पिटल के ही सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए चले जाते थे। हालांकि सेमिनार हॉल में करीब 25 से 30 लोगों के बैठने के लिए वहाँ कुर्सियाँ भी लगाई गई हैं, क्योंकि जब भी हॉस्पिटल में कोई फंक्शन होता था तो वो इसी सेमिनार हॉल में ही हुआ करता था। ये सेमिनार हॉल 4थी मंजिल पर बनाया गया है। लेकिन अजीब बात ये है दोस्तों कि इतने बड़े और प्रसिद्ध आरजीकर मेडिकल कॉलेज में स्टाफ के आराम करने के लिए कोई भी कमरा, कोई भी रूम क्यों नहीं बनाया गया है? जो मेडिकल स्टाफ शिफ्ट में ड्यूटी
करेगी। लेकिन उस जूनियर डॉक्टर मौमिता के सेमिनार हॉल में जाने के बाद सुबह तक उसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलता है। उधर उसके साथ नाइट शिफ्ट में काम करने वाले दोस्तों को भी लगा कि शायद मौमिता अपने घर चली गई है, इसलिए वो लोग भी अपनी अपनी ड्यूटी में बिजी हो जाते हैं। इसके बाद धीरे धीरे रात गुजर गई और फिर अगली सुबह हो गई थी। यानी रात 3 बजे से लेकर सुबह के करीब 8:30 बजे तक भी उस हॉस्पिटल का माहौल बिल्कुल शांत और नॉर्मल था। लेकिन जब 8:30 बजे हॉस्पिटल का एक स्टाफ उसी सेमिनार हॉल का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है और जैसे ही वो अंदर जाता है तो उसके मुंह से चीख निकल जाती है, क्योंकि वहाँ पर उसने देखा कि सामने फर्श पर एक गद्दा पड़ा है और उस गद्दे पर एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। इसके बाद वो उस लड़की को थोड़ा और करीब जाता है और उसने देखा कि उसके चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ है। ये सब देखने के बाद वो व्यक्ति बदहवास हालत में चीखता हुआ उस सेमिनार हॉल से बाहर की ओर भागता है। उसकी चीखें सुनकर स्टाफ के कुछ लोग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और फिर देखते ही देखते कुछ ही देर में हॉस्पिटल के तमाम डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर तथा स्टाफ के सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए और फिर जो कुछ भी उन्होंने अपनी आंखों से देखा उसे देखकर उनकी भी चीख निकल गई थी, क्योंकि वहाँ पर लेडी जूनियर डॉक्टर मौमिता देवनाथ लहूलुहान पड़ी हुई थी। उसके जिस्म पर ऊपर के कुछ कपड़े तो थे लेकिन नीचे के कपड़े बिल्कुल भी नहीं थे, यानी वो अर्धनग्न अवस्था में थी। उसे पूरे शरीर पर यानी चेहरे से लेकर पैरों तक शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पर जख्म का कोई निशान ना हो। उसकी दोनों आंखों और चेहरे से खून रिस रहा था। इसके बाद आनन फानन में उस जूनियर डॉक्टर की लाश को कपड़ों से ढक दिया गया। हालांकि आमतौर पर ऐसे जख्मियों को या फिर ऐसी लाश को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर मौमिता देवनाथ तो हॉस्पिटल में ही पड़ी थी और वहाँ पर मौजूद डॉक्टरों को उसी समय ये पता चल गया था कि अब उसकी सांसें थम चुकी है और वो मर चुकी थी। इसके बाद ट्रेनी डॉक्टर मौमिता की लाश को मुर्दा घर ले जाया गया, क्योंकि उस लाश की शिनाख्त पीजी सेकेंड ईयर स्टूडेंट के रूप में हो चुकी थी। इसलिए जूनियर डॉक्टर मौमिता देवनाथ के घर वालों को भी घटना की सूचना दे दी गई। सूचना मिलते ही ट्रेनिंग डॉक्टर के घर वाले कोहराम मचाने लगे और फिर कुछ ही देर के बाद उसके घर वाले भी हॉस्पिटल पहुंच गए। घर वालों के हॉस्पिटल पहुंचने के बाद सहायक सुपरिटेंडेंट ने उनसे कहा कि आपकी बेटी ने की है, लेकिन ट्रेनिंग डॉक्टर के माता पिता ने जो बताया उससे तो इस मामले में कहीं न कहीं साजिश की बू आने लगी है। ट्रेनी डॉक्टर के पिता के अनुसार वो सुबह के समय जब अपनी बेटी को देखने गए थे तो उन्होंने देखा उनकी बेटी के चेहरे से खून टपक रहा था। उसका चश्मा भी बुरी तरीके से टूटा हुआ था और जब उन्होंने बेटी की लाश के ऊपर पड़े हुए कपड़ों को थोड़ा सा हटाया तो उन्हें अपनी कमर से नीचे कपड़े बिल्कुल नहीं दिखे थे। लेकिन उस बेटी के साथ इतना कुछ हो जाने के बाद भी उसी हॉस्पिटल के चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट का सहायक सुपरिटेंडेंट कहता है कि मौमिता ने खुद की अपनी हत्या की है। यानी एक लड़की जिसके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं है, उसका शरीर सिर से लेकर पैर तक जख्मी है, भला कोई ऐसी भी अपनी जान लेता है। खैर, जब ये तमाम बातें चल रही थी तो थोड़ी देर के अंदर अंदर ही इस घटना की खबर पूरे हॉस्पिटल के तमाम जूनियर डॉक्टर्स तक पहुंच गई और जिन लोगों को भी उस ट्रेनी डॉक्टर की लाश देखी उन्होंने पहले ही नजर में अंदाजा लगा लिया था कि ये सिर्फ कत्ल ही नहीं है बल्कि इसके साथ जबरदस्त हैवानियत भी की गई है। और इसी वजह से सभी जूनियर डॉक्टर के गम और गुस्से का माहौल पैदा हो गया था, क्योंकि ये दरिंदगी एक सरकारी हॉस्पिटल के अंदर एक जूनियर डॉक्टर के साथ की गई थी। लेकिन स्टूडेंट्स का गुस्सा अभी भी काबू में था और इसी बीच शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, क्योंकि वो सभी लोग डॉक्टर थे और वो लड़की भी उन्हीं डॉक्टर्स में से एक जूनियर डॉक्टर थी जिसके साथ ये सब कुछ हुआ था। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही उन सबको पता चल गया था कि उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्या कुछ हुआ है और किस तरीके से दरिंदगी की गई है। दरिंदगी की वो दास्तान मैं अपने मुंह से बयान तक नहीं कर सकती दोस्तों, बस आप समझ जाइए कि उस बच्ची के शरीर के हर एक अंग से खून का रिसाव हो रहा था। यानी उस मासूम बच्ची के शरीर को बहुत ही बेदर्दी से मारा गया था। आगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि शायद इन सब के बाद आखिर में गला घोटकर उसकी हत्या की गई थी। लेकिन इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कई चीजें क्लियर नहीं थी, जैसा कि ये तो क्लियर किया गया था कि डॉक्टर मौमिता के साथ जबरदस्ती हुई थी, लेकिन ये क्लियर नहीं किया गया था कि उसके साथ जबरदस्ती मौत से पहले हुई थी या फिर उसकी
मौत के बाद, यानी ये हैवानियत जूनियर डॉक्टर के साथ जिंदा रहते हुई थी या फिर उसकी लाश के साथ की गई थी। खैर, जब ये भयानक पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉक्टरों के सामने आई तो डॉक्टरों का गुस्सा बर्दाश्त से बाहर हो गया और फिर देखते ही देखते पूरे आर्जिकर कॉलेज के डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी। उन सब ने काम करना बंद कर दिया। उन सभी जूनियर डॉक्टर्स का कहना था कि अगर सरकारी हॉस्पिटल में भी वो लोग सुरक्षित नहीं है तो फिर कहाँ सुरक्षित रहेंगे। इसके बाद धरना प्रदर्शन शुरू हो गया और फिर पुलिस के ऊपर भी दबाव बनाया जाने लगा था। हालांकि शुरुआत में कोलकाता पुलिस ने भी इस केस को यूं ही अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन जब पता चला कि लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, तो अचानक मामले को हाथ से निकलता देखकर कोलकाता पुलिस को तुरंत एक स्पेशल टीम का गठन करना पड़ा। इसके बाद इस केस की जांच शुरू की गई। ये मामला चीफ मिनिस्टर तक भी गया। साथ ही साथ इस मामले पर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई और जब पुलिस ने अपनी जांच शुरू की तो फिर धीरे धीरे इस दरिंदगी और कत्ल की कहानी सामने आई। पुलिस ने सबसे पहले उस सेमिनार हॉल की जांच शुरू की जहां पर उस ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली थी, क्योंकि उस सेमिनार हॉल के अंदर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, जिस कारण ये पता नहीं चल पा रहा था कि उस रात सेमिनार हॉल के अंदर कौन गया था और क्या हुआ था। इसके बाद कोलकाता पुलिस ने पता लगाना शुरू किया कि उस रात जूनियर डॉक्टर कब कहाँ थी, किस इमरजेंसी वार्ड में उसकी ड्यूटी थी। साथ ही साथ नाइट ड्यूटी में जिस जूनियर डॉक्टर के दोस्त थे उन सभी चश्मदीदों से पूछताछ की गई। पूछताछ में पता चला कि डॉक्टर मौमिता ने आखिरी बार अपने इन्हीं 3 से 4 दोस्तों के साथ खाना खाया था। इसके बाद उन दोस्तों से भी पूछताछ की गई और इस सारी पूछताछ के बाद पुलिस ने अनुमान लगाया कि करीब 3 बजे के आसपास खाना खाकर वो लेडी जूनियर डॉक्टर सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए गई थी। हॉस्पिटल से ज्यादातर डॉक्टर और स्टाफ के लिए वहां जाकर आराम करना बिल्कुल नॉर्मल था। सेमिनार हॉल के अंदर कोई कैमरा नहीं था, इसलिए पुलिस ने सेमिनार के आसपास लगे कैमरे पर फोकस किया और इत्तेफाक से पुलिस को 2 ऐसे कैमरे मिल गए जो उस सेमिनार हॉल की एंट्री और एग्जिट गेट को कवर कर रहे थे। इसके बाद पुलिस ने चश्मदीदों के बताए गए समय के अनुसार, यानी कि रात 3 बजे से लेकर ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिलने तक के समय, यानी कि 8 बजे तक के सभी सीसीटीवी कैमरा को खंगालना शुरू किया तो बहुत सारे लोग उस सेमिनार हॉल की तरफ जाते हुए दिखाई दिए। उनमें कई नर्स भी थी और कई जूनियर डॉक्टर्स भी थे। इसके अलावा कुछ और स्टाफ के लोग भी थे। इसलिए पुलिस के सामने चुनौती ये थी कि अब उनमें से किस पर शक किया जाए। काफी सोच विचार के बाद पुलिस ने इसका हल ये निकाला कि उस समय सीसीटीवी कैमरे में सेमिनार हॉल के सामने से जो लोग नॉर्मल कपड़ों से गुजरे हुए दिखाई दे रहे थे, पुलिस ने उन सभी को अच्छे से चेक करना शुरू किया और साथ ही साथ हॉस्पिटल स्टाफ के जो हेड हैं उन सबको भी बुलाकर सीसीटीवी दिखाना शुरू किया और उनसे भी कहा गया कि आप आइडेंटिफाई कीजिए कि इन लोगों में से कौन क्या है। हर एक को देखने के बाद पता चला कि उनके सारे हॉस्पिटल के स्टाफ ही हैं, सिवाय एक व्यक्ति के। पुलिस ने जब उस व्यक्ति के बारे में पूछा कि ये कौन है तो पता चला कि वो स्टाफ नहीं है, बल्कि वो तो एक सिविल वॉलेंटियर यानी कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उस हॉस्पिटल में आता जाता रहता था। उसका काम लोगों की मदद करना और उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाना था। साथ ही वो व्यक्ति कोलकाता पुलिस के लिए भी काम किया करता था। कोलकाता पुलिस को कुछ इन्फॉर्मेशन देना या फिर उनके लिए कुछ छोटे मोटे काम किया करता था। उसके बारे में पूछने पर पता चला कि उसका नाम संजय रॉय है। इस नाम को ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों। हॉस्पिटल स्टाफ से पूछा गया कि संजय रॉय उस रात वहां हॉस्पिटल में क्या कर रहा था। हॉस्पिटल के स्टाफ ने बताया कि संजय रॉय अक्सर रात को यहां आता रहता है। कई मरीज जिनको वो भर्ती कराकर जाता है उनको देखने के लिए, उनका हालचाल पूछने के लिए वो अक्सर यहाँ आता है। अभी वो लोग इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक एक पुलिस ऑफिसर की नजर संजय रॉय के गले पर पड़ी। दरअसल जब घटना स्थल की जांच की गई थी तो उस समय मौकाए वारदात से जूनियर डॉक्टर की लाश के पास से पुलिस को उसका लैपटॉप और मोबाइल फोन के अलावा उस जगह पर एक नेकबैंड ब्लूटूथ मिला था, जो कि मोबाइल की ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट होता है। पहले तो पुलिस को लगा कि शायद ये जूनियर डॉक्टर का ही है, क्योंकि उसका मोबाइल भी वहीं पर पड़ा हुआ था। लेकिन जब उसको ब्लूटूथ को कनेक्ट करने की कोशिश की गई तो जूनियर डॉक्टर के फोन से कनेक्ट नहीं हुआ। हालांकि
उस दौरान भी पुलिस ने बहुत सारे लोगों के फोन से उस नेकबैग ब्लूटूथ को कनेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय वो किसी भी फोन से कनेक्ट नहीं हुआ था। लेकिन अब सीसीटीवी फुटेज में अचानक पुलिस की नजर संजय रॉय पर पड़ गई थी। करीब 3:20 के आसपास सेमिनार हॉल की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा था और उसके चलने से लग रहा था कि वो लड़खड़ा रहा है, शायद वो नशे में था। लेकिन सबसे बड़ी चीज जिस पर पुलिस वालों की नजर पड़ी थी वो ये थी कि जब वो वहाँ से गुजर रहा था तब उसके गले में नेकबैग ब्लूटूथ नजर आ रहा था, लेकिन जब वो सेमिनार हॉल से बाहर निकल रहा था तब उसके गले में ब्लूटूथ नहीं था। लेकिन ठीक उसी तरह की एक नेकबैग ब्लूटूथ पुलिस ने उस महिला डॉक्टर की लाश के पास से बरामद की थी और चेक करने पर पता चला कि वो ब्लूटूथ डॉक्टर का नहीं था और इससे ये साफ हो गया था कि जिस व्यक्ति का भी ये ब्लूटूथ है कातिल वही है। और अब जब संजय रॉय का चेहरा सबके सामने आ चुका है तो हॉस्पिटल के स्टाफ ने बताया कि वो अक्सर यहाँ आता जाता रहता है। इसके बाद कोलकाता पुलिस ने तुरंत ही संजय रॉय को अरेस्ट कर लिया। संजय उस समय भी नशे में ही था और जब पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी, उससे सवाल जवाब कर रही थी, कुछ पूछा जा रहा था तो वो जवाब कुछ और ही दे रहा था। लेकिन पुलिस को जो ब्लूटूथ घटना स्थल पर मिला था, एक पुलिस वाला उस ब्लूटूथ को संजय के मोबाइल से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। वो ब्लूटूथ संजय के मोबाइल फोन से तुरंत कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद जब संजय का नशा उतरता है तो पुलिस उससे पूछताछ शुरू करती है, साथ ही उसके मोबाइल को भी चेक किया जाता है और ये पता लगाया जाता है कि 8 और 9 अगस्त की रात को वो कहाँ गया था। पुलिस उस पूरे डेटा को खंगालती है और पुलिस ने ये बड़ा खुलासा किया कि उस जूनियर डॉक्टर का कातिल और पिस्ट कोई और नहीं बल्कि यही संजय रॉय है। पुलिस के मुताबिक संजय रॉय 8 अगस्त की रात को हॉस्पिटल पहुंचा था। इसके बाद वो हॉस्पिटल के पीछे एक सुनसान जगह पर बैठकर देर रात तक शराब पीता है और फिर हॉस्पिटल में इधर उधर घूमता रहता है। पुलिस का मानना था कि संजय सीसीटीवी कैमरे में उस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा था जिस तरफ सेमिनार हॉल है और फिर करीब 40 मिनट के बाद वो वहां से निकलता हुआ भी दिखाई देता है। और इसका मतलब ये था कि उस रात जो कुछ भी हुआ था वो उन 40 मिनट में ही हुआ था और वो ब्लूटूथ आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस के पास सबसे बड़ा सबूत था, क्योंकि वो ब्लूटूथ मौकाए वारदात पर मिला था। और सबसे बड़ी बात ये कि संजय के गले में सेमिनार की तरफ जाते हुए ब्लूटूथ तो था लेकिन वापस आते समय नहीं था, यानी जब उसका ब्लूटूथ गिरा तो उस समय वो होश में नहीं था। इसके बाद संजय रॉय को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन जब उसके मोबाइल को अच्छे से चेक किया गया तो उसके मोबाइल में पॉर्न फिल्मों के अलावा कुछ भी नहीं था, जिससे उसकी मानसिकता का भी पता चलता है कि वो शराब के साथ साथ पॉर्न फिल्मों को देखने का भी आदी है। इसके बाद जब उसके फैमिली बैकग्राउंड को खंगालना शुरू किया गया तो पता चला कि उसकी एक माँ है, लेकिन वो अपनी माँ का भी ख्याल नहीं रखता है। उसकी एक बहन भी है, लेकिन बहन उसकी बुरी आदतों की वजह से उससे कोई वास्ता नहीं रखती है। संजय रॉय ने 4 शादियां की है, जिनमें से 3 पत्नियां उसकी बुरी आदतों और हरकतों की वजह से उसे छोड़कर भाग गई, जबकि चौथी पत्नी की किसी बीमारी के चलते 1 साल पहले ही मौत हो गई थी। बहुत से लोग और उसके रिश्तेदार तो यही समझते थे कि वो पुलिस में नौकरी करता है, क्योंकि उसने सबको यही बता रखा था कि वो पुलिस डिपार्टमेंट में है, जबकि वो पुलिस के लिए एक तरफ से मुखातिर का काम किया करता था। इधर संजय रॉय को अरेस्ट करने के बाद कोलकाता पुलिस ने ये खुलासा किया कि इस केस को उन्होंने सॉल्व कर लिया है, लेकिन अब इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या इस पूरे घटनाक्रम में वो अकेला था, क्योंकि आरजीकर मेडिकल कॉलेज की सभी जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि डॉक्टर मौमिता एक होनहार और हष्ट पुष्ट लड़की थी, जबकि संजय रॉय एक दुबला पतला सा व्यक्ति है। और सबसे बड़ी चीज जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि इस दरिंदगी में संजय अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ और कई लोग रहे होंगे, क्योंकि उस समय संजय नशे में धुत था। उसे तो ठीक से चला तक नहीं जा रहा था। तो क्या ऐसे में अकेले ही उस ट्रेनी डॉक्टर पर काबू पा लिया गया था? और जब यही सवाल पुलिस से पूछा गया कि क्या एक अकेला व्यक्ति उस जूनियर डॉक्टर पर काबू पा सकता था, तो पुलिस ने इसका जवाब देते हुए कहा कि हो सकता है कि संजय ने सेमिनार हॉल में जाकर जूनियर डॉक्टर के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की हो, लेकिन जब उस जूनियर डॉक्टर ने इसका विरोध किया होगा तो फिर संजय ने उसको किसी भारी चीज से मारा होगा
हालांकि हो सकता है कि उसी समय उस जूनियर डॉक्टर की सांसें थम चुकी हो, यानी उसकी मौत उसी समय हो चुकी थी। और डॉक्टर की मौत के बाद भी संजय ने उसके साथ दरिंदगी की है, क्योंकि सारी चीजों को देखते हुए उसके जीते जी उसके साथ जबरदस्ती करना संजय के लिए पॉसिबल ही नहीं था। या फिर दूसरी थ्योरी ये कहती है कि इसमें एक से ज्यादा लोग शामिल थे। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर एक से ज्यादा लोग शामिल थे तो फिर वो कौन लोग थे? क्या वो हॉस्पिटल के स्टाफ से ही थे, या फिर कोई और था, या फिर कहीं उस डॉक्टर के अपने दोस्त ही तो नहीं थे, या संजय की तरह ही कई शराबी लोग थे? लेकिन अभी ये सारी चीजें चल ही रही थी कि तभी अचानक सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप वायरल होती है, जिसमें इस घटना के पीछे किसी बड़े पॉलिटिकल कनेक्शन की बात की गई है। साथ ही इस बातचीत ने कोलकाता पुलिस और उसकी जांच पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये ऑडियो क्लिप बंगाली भाषा में है और आपको सोशल मीडिया पर आसानी से सुनने को मिल जाएगी। हालांकि 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात को कोलकाता के सरकारी हॉस्पिटल में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई इस हैवानियत के आरोप को पुलिस ने चुस्ती फुर्ती दिखाते हुए मात्र 24 घंटों के अंदर अरेस्ट भी कर लिया था। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर आरोपी पकड़े जाने के बाद भी सभी ट्रेनी डॉक्टर इंसाफ की मांग पर क्यों अड़े हुए हैं? क्यों आरोपी के पकड़े जाने के बाद भी डॉक्टर्स का गुस्सा शांत नहीं हो पा रहा है? और क्यों आरोपी के पकड़े जाने के बाद भी सीबीआई जांच की मांग की जा रही है? और आखिर क्यों पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को अपनी ही पुलिस को डेडलाइन देनी पड़ी है? और इतना ही नहीं, टीएमसी नेता कुणाल घोष ने लिखा है कि ये फोन कॉल भी जांच के दायरे में आनी चाहिए, क्योंकि इस ऑडियो क्लिप में 2 लोगों के बीच बातचीत हो रही है और इस पूरी कन्वर्सेशन में ट्रेनी महिला डॉक्टर की जांच पर बेहद ही गंभीर आरोप और सवाल खड़े किए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से दोस्तों शुरू से लेकर अब तक पुलिस की इस मामले में भूमिका रही है, उस पर डॉक्टरों द्वारा काफी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कई बड़े बड़े अधिकारी उस ट्रेनी डॉक्टर के परिवार वालों से संपर्क साधने में लगे हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि आप सेटलमेंट कर लीजिए। अब वो लोग किस तरीके का सेटलमेंट करना चाहते हैं, ये बात समझ में नहीं आती है। खैर, इसके बाद जूनियर डॉक्टर के परिवार वालों ने भी सीबीआई जांच की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की है। इसके बाद ये मामला कोर्ट में पहुंचता है। कोर्ट ने भी इस मामले को बड़ी ही गंभीरता से लिया, क्योंकि अब हाई कोर्ट को भी पुलिस पर भरोसा नहीं है और न ही ट्रेनी डॉक्टर के परिवार वालों को भरोसा है, और कहीं न कहीं पूरे देश को भी पुलिस पर भरोसा नहीं रहा। इसलिए कोलकाता पुलिस ने भी 14 अगस्त को ही इस केस को सीबीआई को सौंप दिया था। यानी अब इस केस की आगे की जांच सीबीआई के द्वारा ही की जा रही है। वही बात अगर सीबीआई की जांच की करें तो सीबीआई ने पहले ही बहुत सारे मामलों की जांच पड़ताल की है, लेकिन सीबीआई द्वारा की गई किसी भी मामले को इतनी आसानी और इतनी जल्दी से खुलासा नहीं हो पाता। खैर, अभी ये मामला चल रहा है, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सीबीआई इस मामले की जांच इतनी जल्दी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, या फिर ये मामला यूं ही सुशांत सिंह राजपूत केस की तरह ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। एक महिला होने के नाते मैं उस महिला के दर्द को समझ सकती हूँ, और जहाँ तक मुझे लगता है कि मानवता के आधार पर हर एक पुरुष भी उसके दर्द को समझ पाएगा। और अब एक प्रश्न आपके लिए, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि साल 2024 चल रहा है, एक महिला कब अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएगी? क्या भ्रूण हत्या करना इस तरीके से सही है? क्योंकि कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब बेटियों को बचाया जा रहा है तो इस तरीके से बेटियों का हनन हो रहा है। आपके इस केस के बारे में क्या विचार है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है, मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो